एपिसोड 6 योद्धा। समर्थ ने विराज को मार्शल आर्ट मैच के लिए चुनौती दी थी, लेकिन विराज ने अपनी कुशलता से मात्र 10 किक्स में ही समर्थ को हार मानने पर मजबूर कर दिया। स्टैंड्स में बैठा आदित्य यह मैच देखकर मुस्कुरा रहा था। वहीं श्रेया और उसकी सहेली खुशी के मारे झूमने लगीं। कोयल, विराज को इस स्कूल में कोई हरा नहीं सकता, श्रेया ने अपनी सहेली से कहा। कोयल ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। तभी उसकी नज़र बगल में खड़े आदित्य पर पड़ी। आदित्य को देखकर कोयल की आंखें चौड़ी हो गईं और वह हैरानी से मुंह खोले उसे देखने लगी। उसने श्रेया को आदित्य की ओर देखने का इशारा किया। श्रेया ने भी उसकी दिशा में देखा और फिर उसे घूरने लगी। उन्होंने अब तक स्कूल में इतना आकर्षक लड़का नहीं देखा था। आदित्य के शार्प फीचर्स और उसकी गोरी, मुलायम त्वचा किसी को भी उसकी ओर खींचने के लिए काफ़ी थे। आदित्य रिंग की ओर देख रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने उन दोनों लड़कियों की ओर नज़र घुमाई जो उसे ही देख रही थीं। आदित्य ने हल्की मुस्कान दी, जिससे दोनों लड़कियों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। श्रेया, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आवाज़ सुनते ही श्रेया मानो होश में लौटी। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? श्रेया ने चौंक कर पूछा। आदित्य हंस पड़ा। तुम मुझे नहीं जानती? मैं आदित्य हूँ। क्या? आदित्य? श्रेया चौंक उठी। उसने गौर से देखा। वह सचमुच आदित्य ही था। श्रेया को कल हॉस्पिटल में हुई मुलाकात याद आई, जहाँ उसने आदित्य के साथ खाना भी खाया था। लेकिन तब वह ऐसा नहीं दिख रहा था। बस एक रात में वह इतना कैसे बदल गया? तभी आदित्य ने चुटकी बजाकर उसे उसकी सोच से बाहर निकाला। आदित्य, तुम्हारा चश्मा कहाँ गया? और तुम्हारी हाइट, तुम इतने अलग कैसे दिख रहे हो? आदित्य के गालों को सहलाते हुए श्रेया ने हैरानी से उससे पूछा। पहले तो मेरे गाल सहलाना बंद करो, और हाँ, मैंने बस अपना लुक बदला है, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। इतना सुनकर श्रेया ने उसके गाल छोड़ दिए और कोयल को होश में लाने लगी। कोयल अब भी आदित्य को देख रही थी। श्रेया ने उसका परिचय आदित्य से करवाया। तो तुम दोनों एक ही सेक्शन में पढ़ते हो? कोयल ने कहा। लेकिन तुमने मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया। कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? श्रेया शर्मा गई। कुछ भी नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। तभी कबीर, जो विराज के ग्रुप का खास सदस्य था और श्रेया को पसंद करता था, उनके पास आ गया। श्रेया ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कबीर, क्या तुम भी विराज को चुनौती देने आए हो? मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि तुम नहीं जीत सकते। कबीर ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, सही कह रही हो, मुझे भी पता है कि मैं नहीं जीत सकता। इसके बाद कोयल किसी काम का बहाना बनाकर वहां से चली गई। कबीर की नज़र अब आदित्य पर पड़ी। ये मेरा दोस्त आदित्य है, हम दोनों एक ही सेक्शन में पढ़ते हैं। श्रेया ने कबीर से उसका परिचय करवाया। कबीर ने कहा, आदित्य, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम भी फाइट करने आए हो? नहीं नहीं, ये मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, श्रेया ने जल्दी से जवाब दिया। यह नहीं हो सकता। उसकी आंखें साफ बता रही हैं कि वह एक फाइटर है। आदित्य, क्या तुम एक मैच करोगे? उसे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, श्रेया ने तुरंत कहा। वह मेरा दोस्त है और मैं उसे तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। श्रेया ने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे वहां से बाहर ले गई। कबीर उन्हें जाते हुए देखता रहा और मुस्कुराया। उसे अब समझ आ गया था कि श्रेया आदित्य को पसंद करती है। बाहर जाकर आदित्य रुक गया। श्रेया का हाथ अब भी उसके हाथ में था। वह उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन झिझक रहा था। चैप्टर 7। चैलेंजर मार्शल आर्ट हॉल से बाहर निकलने के बाद आदित्य ठहर जाता है। वह श्रेया से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन झिझक के कारण बोल नहीं पा रहा था। श्रेया उसकी उलझन को महसूस कर लेती है। आदित्य, क्या हुआ? कोई परेशानी है? श्रेया ने नरमी से पूछा। हाँ, मुझे एक प्रॉब्लम है और उसमें तुम्हारी मदद चाहिए, आदित्य धीमे स्वर में बोला। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? और मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? श्रेया चिंता में पूछती है। तुम्हें तो पता ही है, 2 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं कोमा में था। उस वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई। मुझे तुम्हारे नोट्स की ज़रूरत है। क्या तुम मुझे अपने 2 महीने के नोट्स दे सकती हो? आदित्य झिझकते हुए कहता है। श्रेया मुस्कुरा दी। इतनी सी बात के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे थे? मैं तुम्हें नोट्स ज़रूर दूंगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे साथ बैठकर नोट्स भी कॉपी करवा दूंगी। श्रेया की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर खुशी खिल उठती है।
वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और श्रेया को गले लगा लेता है। श्रेया उसके गले लगते ही ठिठक जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो, जहां सिर्फ वह और आदित्य हैं। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीरे से आदित्य को गले लगा लेती है। कुछ पल के बाद आदित्य की आवाज़ उसे अपने ख्यालों से बाहर लाती है। श्रेया, कहाँ खो गई? क्या तुम्हारा मुझे ऐसे दिन भर पकड़कर रखने का प्लान है? श्रेया झेंप जाती है और जल्दी से खुद को अलग करती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। मुझे जाना है, बाद में मिलते हैं, कहकर वह वहाँ से भाग जाती है। आदित्य उसे जाते हुए देखता रह जाता है। अब इससे क्या हुआ? वह खुद से सवाल करता है। दूसरी ओर श्रेया भी रास्ते में आदित्य के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। श्रेया से नोट्स लेने के बाद आदित्य अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसे शहर का मार्शल आर्ट हॉल दिखता है। वहां अक्सर फाइटर्स चैलेंज देने आते थे। जो कोई भी जीतता उसे 30 लाख रुपए का इनाम मिलता। आदित्य अंदर जाने से खुद को रोक नहीं पाता। वह देखता है कि रिंग में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा है। हर कोई उससे चैलेंज करने से डर रहा था। तभी एक नौजवान रिंग में आकर कहता है, पृथ्वीराज, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ। पृथ्वीराज मुस्कुराते हुए चैलेंज स्वीकार करते हैं। मुकाबला शुरू होता है। नौजवान पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन पृथ्वीराज बड़ी आसानी से हर वार को ब्लॉक कर देते हैं। रिंग में खड़े पृथ्वीराज की ताकत और आत्मविश्वास देखकर स्टैंड्स में खड़े लोग हैरान रह जाते हैं। इन्होंने इतने पावरफुल पंच को बस एक हाथ से रोक दिया। ये इंसान है या मशीन? एक दर्शक कहता है। अगर मैं होता तो उसी दबाव से मर जाता, दूसरा दर्शक बोलता है। आदित्य भी उनकी ताकत देखकर प्रभावित हो जाता है। इनसे जीतना इतना आसान नहीं है, वह खुद से कहता है। रिंग में चैलेंजर हार मानने की स्थिति में आ चुका था। उसके आखिरी अटैक में भी पृथ्वीराज उसे हराने में सफल होते हैं। पृथ्वीराज विजेता घोषित किए जाते हैं। वह गर्व से कहते हैं, क्या यहाँ कोई और है जो मुझे चैलेंज करने की हिम्मत रखता हो? तभी स्टैंड्स के पीछे से एक आवाज़ गूंजती है, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ। पूरा हॉल सन्न हो जाता है। सबकी नज़रें उस लड़के पर टिक जाती हैं। वह कोई और नहीं, आदित्य था। चैप्टर 8, फाइट। मैं आपको फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। सबने उस आवाज़ की दिशा में देखा। एक 20 वर्षीय लड़का, चेहरा मास्क से ढका, रिंग की ओर बढ़ रहा था। लड़के, हिम्मत तो है तुम में, लेकिन ये ताकत का खेल है। यहाँ सिर्फ हिम्मत से जीत नहीं मिलती। तुम मेरे वार सह नहीं पाओगे, पृथ्वीराज ने घमंड से कहा। हिम्मत भी है और ताकत भी। कौन किसका वार झेल पाता है, ये तो मैच के बाद ही तय होगा। क्या आप तैयार हैं? आदित्य ने शांत स्वर में कहा। मैं अपनी बराबरी के लोगों से लड़ता हूँ। तुम मेरे स्तर के नहीं हो। मैं तुम्हारा चैलेंज स्वीकार नहीं कर सकता, पृथ्वीराज ने जवाब दिया। क्यों? क्या आपको डर है कि 20 साल के लड़के से हारने पर आपकी इज्जत चली जाएगी? आदित्य की बात से पृथ्वीराज का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। लड़के, हद में रहो। आखिरी बार कह रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ, पृथ्वीराज ने चेतावनी दी। स्टैंड में लोग आदित्य का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन वह शांत मुस्कुराता रहा। क्या हुआ? क्या आप हारने से डर रहे हैं? उसकी बात पर पृथ्वीराज का गुस्सा और बढ़ गया। तभी एक लड़की की आवाज़ ने सबका ध्यान खींचा। अब इस लड़की का क्या मसला है? आदित्य ने सोचा। वह लड़की, कल्पना चौहान, रिंग में आई और बोली, पापा, मैं इस लड़के को आपके बजाय चैलेंज करना चाहती हूँ। ठीक है कल्पना, अगर तुम लड़ना चाहती हो तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। लड़के, तुम्हें ऐतराज़ है? पृथ्वीराज ने पूछा। नहीं, आदित्य ने कहा। दोनों फाइट के लिए तैयार हो गए। फाइट शुरू हुई। गुस्से से भरी कल्पना ने आदित्य पर ताबड़तोड़ किक्स की बौछार कर दी। उसकी किक्स हवा को चीरते हुए बढ़ रही थीं, लेकिन आदित्य ने एक हाथ से ही उन्हें आसानी से रोक दिया। यह देख सब दंग रह गए, कल्पना भी। कल्पना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन आदित्य ने हर वार को एक हाथ से ही रोक दिया। उसकी रक्षात्मक कला देखकर ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में अलग से आंखें और दिमाग हों। कल्पना थकने लगी, लेकिन आदित्य का चेहरा शांत और स्थिर था। वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। स्टैंड में लोग आदित्य की ताकत देखकर हैरान थे। कल्पना ने आखिरी कोशिश में अपनी पूरी ताकत से एक खतरनाक किक हवा में घुमाते हुए आदित्य के सिर की ओर मारी। उसका वार किसी गिरते उल्का पिंड जैसा था,
जो सबको डरा रहा था। चैप्टर 9 सम्मान। कल्पना का किक आग के गोले की तरह हवा चीरते हुए आदित्य की तरफ बढ़ा, लेकिन आदित्य घबराया नहीं। उसने हाथ उठाया और किक को थाम लिया। उसके प्रभाव से पूरा रिंग कांपने लगा। कल्पना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन आदित्य के इमोशनलेस चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभर आई। मास्क के पीछे छिपी यह मुस्कान कल्पना महसूस कर सकती थी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। किक के प्रेशर से जमीन फटने की स्थिति में थी, लेकिन आदित्य ने उसे अपने नियंत्रण में लेकर हवा में उड़ा दिया। कल्पना दूर जा गिरी। स्टैंड्स में खड़े दर्शकों की सांसें थम गईं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक अनजान लड़का स्टैरी कप टूर्नामेंट की टॉप 3 फाइटर को इस तरह हरा देगा। पृथ्वीराज भी अवाक था। कल्पना हार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। गुस्से से भरी, उसने आदित्य को सबक सिखाने की ठानी। तुम्हारी हिम्मत तारीफ के काबिल है, पर अब इसे खत्म करने का समय है, आदित्य ने कहा। उसकी शांत आंखों में अब वॉरियर की चमक थी। उसका असीमित पावर महसूस कर दर्शकों के चेहरे पसीने से भीगने लगे। आदित्य पलक झपकते ही कल्पना के सामने पहुंचा और एक पंच किया। पंच का प्रेशर दूर से ही महसूस हो रहा था। कल्पना ने हार मान ली और अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन पंच उसे छूने से पहले रुक गया। हवा में उसका प्रेशर उसके बालों को उड़ा रहा था। तुम हार चुकी हो, आदित्य ने कहा। जब तुमने मेरे पंच को रोकने की कोशिश नहीं की, तब तुम हार गई। पावर और हिम्मत है तुम में, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं। गुस्से और जज्बातों से लड़ाई नहीं जीती जाती। पहले खुद पर यकीन करना सीखो। आदित्य रिंग से बाहर जाने लगा। कल्पना पीछे से चिल्लाती रही। तभी पृथ्वीराज उसके सामने आए। अब उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बस सम्मान। मिस्टर आदित्य मदान, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको गलत समझा। मेरी बेटी को सही सलामत छोड़ने के लिए शुक्रिया, पृथ्वीराज झिझकते हुए बोले। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, आदित्य ने कहा। यहाँ कोई किसी से बेहतर नहीं। फर्क सिर्फ खुद पर यकीन और जीतने के जज्बे का है। पृथ्वीराज आदित्य के शब्दों को ध्यान से सुन रहे थे। उनके मन में आदित्य के लिए इज्जत और बढ़ गई। मिस्टर आदित्य, आप इस मैच के विजेता हो और यहाँ का नियम है कि कोई विजेता खाली हाथ नहीं जाता। पृथ्वीराज ने 30 लाख का चेक आदित्य की तरफ बढ़ाया। मुझे पैसों की जरूरत नहीं और मेरा नाम आदित्य है, सिर्फ आदित्य, आदित्य ने कहा और बिना रुके वहां से जाने लगा। चैप्टर 10 रॉकी का गुस्सा। मार्शल हॉल से बाहर निकलते वक्त आदित्य को पृथ्वीराज ने रोक लिया। मिस्टर आदित्य, आप यह 30 लाख का चेक स्वीकार किए बिना यहाँ से नहीं जा सकते, पृथ्वीराज ने कहा। नहीं मिस्टर चौहान, मुझे माफ कीजिए, मैं यह नहीं ले सकता, आदित्य ने विनम्रता से मना कर दिया। परंतु पृथ्वीराज के लगातार आग्रह पर आदित्य को अंततः चेक लेना पड़ा। उसके पास वैसे भी ऐसा कोई विकल्प नहीं था और पैसे की जरूरत उसे थी। हॉल में पृथ्वीराज की आदित्य के प्रति इज्जत देखकर कल्पना का चेहरा उतर गया। मिस्टर आदित्य, क्या मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ? पृथ्वीराज ने पूछा। आदित्य मुस्कुराया। मुझे माफ कीजिए, यह संभव नहीं है, उसने जवाब दिया। यह सुनकर पृथ्वीराज ने नकली मुस्कान के साथ आदित्य को बाहर जाने दिया। हॉल में एक और लड़की थी जो आदित्य को शुरू से देख रही थी। आदित्य के जाते समय उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। बाहर निकलकर आदित्य ने पृथ्वीराज से विदा ली और उनके डिनर ऑफर को मना करते हुए चला गया। रास्ते में उसे किसी खतरनाक ऊर्जा का एहसास हुआ। वह पलट कर देखता, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। आदित्य परेशान हो गया। आदित्य तेजी से अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगा। जब वह अपार्टमेंट पहुंचा, उसने एक राहत की सांस ली। वह क्या था? इतनी डरावनी ऊर्जा। उस ऊर्जा के बारे में याद कर आदित्य का चेहरा पसीना पसीना हो जाता है। अगले दिन स्कूल जाते समय आदित्य को अपने पेंडेंट में हल्की वाइब्रेशन महसूस हुई। ये क्यों वाइब्रेट कर रहा है, उसने सोचा, लेकिन ध्यान नहीं दिया। क्लास में कदम रखते ही सभी छात्र उसे अचरज भरी नजरों से देखने लगे। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। 2 महीने में वह पूरी तरह बदल चुका था। तभी एक लड़के, रोशन बजाज, ने कहा, अरे लड़के, ये तुम्हारा क्लास नहीं है। आदित्य ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं आदित्य हूँ और यह मेरा क्लास है। वह श्रेया की तरफ बढ़ा और उसके नोट्स लौटाते हुए कहा, शुक्रिया श्रेया, स्कूल के बाद मेरी तरफ से ट्रीट। श्रेया की आंखों में हल्का सा झिझक था। आदित्य एक खाली सीट पर जाकर बैठ गया।
पूरी क्लास उसे हैरानी से देख रही थी। सबके मन में सवाल थे, आखिर 2 महीने में यह इतना बदल कैसे गया। क्लास में शर्मा सर आए और छात्रों से सवाल पूछने लगे। आदित्य पर विशेष ध्यान देने के निर्देश होने के कारण उन्होंने उसका हालचाल भी पूछा। शर्मा सर का आदित्य के प्रति व्यवहार देखकर बाकी लड़के जलन महसूस कर रहे थे। लेक्चर खत्म हुआ तो रॉकी, जिसे शर्मा सर ने डांटा था, गुस्से में आग बबूला हो गया। अपनी खीज उतारने के लिए वह आदित्य की तरफ बढ़ने लगा। हेलो दोस्तों, आगे के चैप्टर सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे साथ। बाय बाय साइरीज।